हेलो स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मनीषा। एक बार फिर यूपी स्पेशल में जो आपके चिन्ह हैं, राजधानी है, प्रदेश का नाम, ये इस सब के बारे में पढ़ लेते हैं कि पहले क्या नाम था, अब क्या नाम हुआ, किस सन में ये सब हुए हैं, चिन्ह कौन से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश का नाम। तो हमारे प्रदेश का जो नाम है वो उत्तर प्रदेश से पहले उसका जो नाम रहा है वो रहा है आपका उत्तर पश्चिम प्रांत। ठीक है, उत्तर प्रदेश का अगर हम 1836 की बात करें तो उत्तर पश्चिम प्रांत इसका नाम था। फिर 1877 में ये नाम बदल करके फिर हो गया है उत्तर पश्चिम प्रांत एवं अवध। फिर थोड़े दिन बाद 1902 में क्या हुआ, इसका नाम फिर से चेंज हुआ और इसका नाम हो गया है आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में फिर इसको संयुक्त प्रांत बोला गया और फिर 24 जनवरी 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश फाइनली रख दिया गया। यानी 4 बार इसका नाम अलग अलग रखा गया और 5वीं बार इसका नाम उत्तर प्रदेश रखा गया है। फिर प्रदेश की राजधानी की बात करें तो पहले राजधानी क्या थी, आगरा थी। आगरा के बाद हुई है प्रयागराज। फिर आपकी राजधानी हुई है लखनऊ आंशिक रूप से और फिर फाइनली आपकी राजधानी लखनऊ हुई है कब, 1935 में, और ये जो हुई है आपकी 1935 में। ठीक है, तो अगर देखें प्रदेश की राजधानी की बात करें कि आप निश्चित क्रम में लगाइए तो ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले 1836 में आगरा रही है, फिर 1858 में इसका नाम बदल के राजधानी बदल के प्रयागराज कर दिया गया है। फिर 1920 में ये लखनऊ आंशिक रूप से रही है और 1935 में फाइनली यानी आप कह सकते हैं कि पूर्णतः जो है इसकी राजधानी लखनऊ कर दी गई है। फिर उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन जो किया गया है वो 24 जनवरी 1950 में किया गया है। राज्य का पुनर्गठन फिर से हुआ है 1 नवंबर 1956 को और राज्य का विभाजन हुआ है 9 नवंबर 2000 में। और ये आपको पता है कि हमारे जो 13 जिले हैं वो काट करके उत्तराखंड राज्य बने हैं। तो जो आपका उत्तराखंड राज्य है वो किसका पहले भाग था, आपके उत्तर प्रदेश का। और ये जो विभाजन हुआ है कब हुआ है, 9 नवंबर 2000 में ये विभाजन हुआ है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है कि कब डेट पूछा जा सकता है और दूसरा कितने जिले कटे थे वो भी आपसे पूछा जा सकता है। फिर बात करते हैं प्रथम राजकीय भाषा। तो आपकी जो प्रथम राजकीय भाषा है, क्योंकि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो हिंदू या हिंदी भाषी लोग ज़्यादा हैं, तो जब हिंदी भाषा के लोग ज़्यादा हैं तो प्रथम जो हमारी भाषा होगी वो हिंदी ही तो होगी और देवनागरी लिपि में हिंदी आपकी प्रथम राजकीय भाषा है। और द्वितीय राजकीय भाषा की अगर हम बात करें तो द्वितीय राजकीय भाषा आपकी उर्दू है, क्योंकि अवध राज्य यहाँ पे था तो मुस्लिम्स यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो द्वितीय जो बनाई गई है वो आपकी उर्दू है। तो ये जो आपकी प्रथम राजकीय भाषा है वो 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी मानी गई है और जो द्वितीय राजकीय भाषा है वो 1989 से उर्दू मानी गई है। फिर प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य करी गई थी आपकी 26 जनवरी 1968 से। फिर राजकीय पशु की बात कर लेते हैं तो ये हमारा 12 सिंगा राजकीय पशु है। राजकीय पशु, राजकीय पुष्प, राजकीय जो आपके वृक्ष हैं, इनका मेन रीज़न ये होता है कि वो जो प्रजाति है हम उसको बचा सकें, इसलिए हम उसको राष्ट्रीय घोषित करते हैं। तो हमारा जो राजकीय पशु है वो है आपका 12 सिंगा। फिर राजकीय पक्षी सारस अथवा क्रॉन्च दिया रहता है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो क्रॉन्च या सारस आपका राजकीय पक्षी है। फिर राजकीय वृक्ष आपका अशोक है। राजकीय पुष्प आपका पलाश या टेसू है और इसको 4 जनवरी 2011 से लागू किया गया था। ठीक है, फिर राजकीय
खेल की अगर बात करें तो हमारा ये है हॉकी। अब बात कर लेते हैं राजकीय चिन्ह। जितने भी सरकारी आदेश होंगे या सरकारी काम होंगे उस पे आपको ये चिन्ह मिलता है। सरकार के द्वारा जितनी भी चीज़ें होंगी या जो भी उनके द्वारा, जैसे पुस्तक भी अगर उनके द्वारा कोई प्रकाशित की गई है तो ये आपको ये चिन्ह मिलेगा उत्तर प्रदेश का। अब ये जो चिन्ह बना है इसकी विशेषता क्या है कि इसकी विशेषता ये है कि एक वृत्त है, उसमें 2 मछलियाँ बनी हैं, एक तीर और धनुष बना है, और इसके अलावा ये 1 नदी, 2 नदी और 3 तरंगे आपको देखने को मिल रही हैं। तो ये जो आपका तीर धनुष है वो अलग चीज़ बता रहा है, जो आपकी मछलियां हैं वो अलग चीज़ बता रही हैं, और जो 3 लहरें हैं वो अलग चीज़ बता रही हैं। तो ये देख लेते हैं कि ये कब चिन्ह स्वीकार किया गया है, तो 1938 में। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये चिन्ह स्वीकार किया गया है 1938 में। 1938 में इसको स्वीकार किया गया है। और ये जो 2 मछलियां हैं ये आपकी अवध या मुस्लिम को बता रही हैं। अवध मतलब जो मुस्लिम साम्राज्य था वो, ठीक है, मुस्लिम शासन का प्रतीक है। ये जो आपका तीर धनुष है वो भगवान श्री राम का प्रतीक है, ठीक है। और ये जो नदी है तो गंगा, यमुना, और ये आपका जो संगम है गंगा यमुना सरस्वती उसको ये दर्शा रही है। तो एक वृत्त, 2 मछलियाँ, एक तीर धनुष और आपकी 3 लहरें, वो ये सब दिखा रही हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके यूपी की ही विशेषता हैं। और ये चिन्ह कब स्वीकार किया गया था? 1938 में। फिर प्रदेश की शासनिक प्रशासनिक संरचना कैसी है, एक नज़र उस पर डाल लेते हैं। सारा चार्ट मैंने दे दिया है, लेकिन उसमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैं टिक लगा दूंगी, आप उसको ज़रूर से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर हम देखें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR में सम्मिलित उत्तर प्रदेश के ज़िले, तो इसमें जो ये इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसमें जो सम्मिलित ज़िले हैं वो आपके हैं मेरठ। तो इसमें जो सम्मिलित जिले हैं मेरठ, गाजीपुर, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। गाज़ियाबाद होगा, गाज़ीपुर नहीं होगा, वो तो दूसरी जगह है, ठीक है। तो गाज़ियाबाद NCR में शामिल करने हेतु प्रस्तावित जिले जो अभी फिर शामिल किए जाएंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो है आपका मथुरा, अलीगढ़, हाथरस व सहारनपुर। फिर अप्रवासी भारतीयों की समस्या हेतु राज्य में NRI विभाग का गठन कब किया गया है? तो NRI विभाग क्या कर रहा है? अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा विभाग अप्रवासी भारतीयों की समस्याओं को सुलझाने के लिए बनाया गया है, तो वो आपका है NRI विभाग, और इसका गठन किया गया है 18 जुलाई 2014 को। फिर उत्तर प्रदेश NRI दिवस मनाया जाता है जनवरी में, प्रतिवर्ष मनाया जाता है। फिर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली वाले जिले कौन से हैं, ये देख लीजिएगा। तो ये है लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, वाराणसी, कानपुर, गाजियाबाद, प्रयागराज और आगरा। फिर प्रदेश में मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है, तो एक बार एक नज़र देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट है। राज्य विधानमंडल द्विसदनात्मक है यहाँ पे, और राज्य विधानसभा का प्रथम गठन कब किया गया था? जुलाई 1937 में। 1967 तक विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो 431। और उत्तराखंड बनने से पहले 2000 की अगर हम बात करें तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो वो आपकी थी 425। फिर
फिर वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये आपकी है 404। तो 403 आपके निर्वाचित होते हैं, ये पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कितनी संख्या है और कितने निर्वाचित है, कितने मनोनीत। तो आपके 403 यहाँ पे निर्वाचित है और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होगा। वर्तमान में विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन कौन है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर जेनजिल जे गोडिन। फिर पूर्वांचल, पश्चिमांचल, मध्यांचल व बुंदेलखंड में विधानसभा की सीटें क्रमशः कितनी हैं, तो देख लीजिएगा, पूर्वांचल में 162, पश्चिमांचल में 149 और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो 73 और विधानसभा मध्यांचल में आपकी हो गई 73 और बुंदेलखंड की अगर बात करें तो 19। फिर 15वीं, 16वीं, 17वीं, 18वीं विधानसभा के लिए महिलाएं चुनी गई क्रमशः। तो अगर 15 की बात करें तो 23, 16 की बात करें तो 35, 17 की बात करें तो 42 और 18 की बात करें तो 47 प्रांत में महिलाएं आपकी चुनी गई हैं। फिर फरवरी मार्च 2012 में हुए 16वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन कैसा रहा, तो अगर प्रदर्शन देखें तो यहाँ पे 224 के साथ सपा सबसे आगे है और सबसे कम अगर हम बात करें तो रालोद का रहा है और 15 अन्य का रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार देख लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर फरवरी मार्च 2017 में हुए 17वीं विधानसभा चुनाव में पार्टियों का प्रदर्शन एक नज़र डाल लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। और अगर 4 फरवरी और मार्च 2022 में हुए 18वीं विधानसभा चुनाव में अगर हम पार्टियों का प्रदर्शन देखें तो सबसे ज़्यादा भाजपा का ही रहा है। अगर हम यहाँ देखें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है, तो प्रयागराज, यहाँ पे 12 विधानसभा सीटें हैं। सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला अगर बात करें तो श्रावस्ती है, महोबा है, चित्रकूट है, यहाँ पे 2-2 सीटें विधानसभा की हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटें कहाँ पे हैं, तो प्रयागराज में टोटल कितनी हैं, 12। या पूछा जा सकता है कि 12 विधानसभा सीटों के साथ कौन सा जो आपका जिला है वो प्रमुख है या है, तो आपका प्रयागराज होगा। और सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला अगर पूछा जाए तो श्रावस्ती भी हो सकता है ऑप्शन में, महोबा भी हो सकता है और चित्रकूट भी हो सकता है। तो इनमें से अगर कोई भी दिया हो उस पर टिक लगा दीजिएगा, या तीनों दिए हो तो भी टिक लगा दीजिएगा। मान लीजिए एक जगह श्रावस्ती महोबा दिया है, दूसरे ऑप्शन में श्रावस्ती महोबा चित्रकूट दिया है, तीसरे ऑप्शन में अगर श्रावस्ती महोबा के साथ तीसरा भी कुछ दिया है, प्रयागराज कर दिया गया है, तो वो आपका ऑप्शन जिसमें श्रावस्ती महोबा चित्रकूट होगा वही सही होगा। फिर राज्य विधानसभा में आरक्षित सीटों की संख्या अगर हम देखें तो 86 आपकी आरक्षित सीटें हैं विधानसभा की। राज्य विधानसभा की कितनी सीटें आरक्षित हैं, तो आपकी 86 या 86। तो 86 में देख लीजिएगा, एससी को जो है वो मिली है 84 और 10 एसटी को मिली है, ये 2017 का है। स्वतंत्रता के बाद से अब तक राज्य विधानसभा की लखनऊ से बाहर मात्र एक बैठक हुई है। वो कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है प्रयागराज में। कब हुई है, तो 8 जनवरी 2003 में। राज्य मंत्रिमंडल की पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक, तो राज्य मंत्रिमंडल की अगर देखें पहली बार लखनऊ से बाहर बैठक, ये आपके कुंभनगर प्रयागराज में 2019 में हुई है। विधान परिषद का गठन किया गया था, यह इम्पॉर्टेंट है, 1937 में। और उत्तराखंड निर्माण से पहले विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या अगर पूछा जाए तो आपकी 108 है। विधान परिषद के सदस्यों की संख्या की बात हो रही है, तो ये है 108।
फिर वर्तमान में विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है? 100। प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 80। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर प्रदेश में SC व ST के लिए आरक्षित लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 17। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो आपका गाजियाबाद। मतदाताओं की संख्या की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? वो भी आपका साहिबाबाद, गाजियाबाद। फिर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 31। और प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये लगा था आपका 25/2/1968 से 25/2/1949 तक, 69। फिर अब तक कुल राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगे हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, 10 बार लगे हैं। निकटतम 10वां राष्ट्रपति शासन कब लगा है? तो निकटतम अगर हम राष्ट्रपति शासन की बात करें तो 8/3/2002 से 3/5/2002 तक ये लगा है। जनगणना के समय छोटे बड़े नगरों की कुल संख्या कितनी थी? 915। जनगणना के समय वैधानिक नगरों की कुल संख्या कितनी? तो ये है आपका 648। सर्वाधिक व सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट है, बदायूं 23 व श्रावस्ती 2। राज्य में योजनाबद्ध नगर कौन कौन से हैं? तो 3 हैं, नोएडा है, ग्रेटर नोएडा है और न्यू कानपुर सिटी है। विकास प्राधिकरण कितने हैं? 28 हैं। कैंट बोर्ड कितने हैं? 13 हैं। और विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण कितने हैं? 5। फिर आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो 4 हैं। संभाग या मंडलों की संख्या वो कितनी है? 18 है। पहले वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ। 18वां अलीगढ़ जो है वो नव सृजित अगर पूछा जाए तो ये जो है 2008 में है। 18वां अलीगढ़ अप्रैल 2008 में इसको सृजित किया गया था। फिर सबसे बड़े संभाग मंडल की बात करें तो कौन कौन है? कानपुर, लखनऊ, मेरठ। यहाँ पे 6 जिले हैं। आप लोगों को मैं जब पहले पढ़ा रही थी संभाग तो वो मैंने आपको सारा वीडियो दिया हुआ है, एक बार ही पीछे जा करके आप देख लीजिएगा तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बेटा ये सब जो मंडल हैं, संभाग हैं, तो जब तक आप मैप में देखोगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएंगे। तो 18 जो संभाग है वो हमने अलग अलग आपको बता दिए थे, और किस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले हैं वो भी मैंने अपने पहले वीडियो में सब कुछ समझा दिया, तो एक बार ही जाकर के देख लीजिएगा। फिर सबसे छोटे संभाग मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, झांसी, सहारनपुर, यहाँ पे 3 जिले हैं। फिर जिलों की संख्या अगर देखें तो हमारे यहाँ जो जिलों की संख्या है 75 है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तहसीलों की संख्या है 351। नगर निकायों वाले कुल नगर हैं 763। नगर निकाय निगम वाले हैं 17। नगर निकाय पालिका परिषद वाले हैं 200। फिर नगर निकाय नगर पंचायतें कितनी हैं? तो ये हैं 546। जिला पंचायतें कितनी हैं? 75। ब्लॉकों की संख्या कितनी है? 826। क्षेत्रीय पंचायतें कितनी हैं? 826। न्याय पंचायतें कितनी हैं? 8135। और अगर ग्राम पंचायत या सभाओं की बात करें तो ये है 58189। फिर आबाद संख्या की अगर हम बात करें तो ये है 97814। कुल ग्राम अगर राजस्व ग्राम की बात करें तो ये आपके 106774। और पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण अगर देखें, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायतों में महिलाओं को जो आरक्षण मिला है वो 33% यानी 1/3 मिला हुआ है। फिर न्यायालय की बात
कर लेते हैं तो न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र लखनऊ में है और इसकी स्थापना हुई है 1986 में। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पे है, तो ये है आपके लखनऊ में। स्थापना अगर पूछी जाए तो 1986 में इनकी स्थापना हुई है। उच्च न्यायालय आपका प्रयागराज में है और इसकी एक खंडपीठ आपके लखनऊ में भी है। फिर उच्च न्यायालय की स्थापना कब करी गई थी, ये भी इम्पॉर्टेंट है, वो हुई थी 17 मार्च 1866 को। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या की अगर बात करें तो 160 है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। राज्य में उपभोक्ता संरक्षण आयोग की स्वीकृत संख्या कितनी है, तो 5 है, ये भी देख लीजिएगा। राज्य में CBI कोर्ट्स 6 हैं, 4 लखनऊ में और 2 गाजियाबाद में। फिर पारिवारिक मामलों हेतु पारिवारिक न्यायालयों की शुरुआत कब हुई है, तो 1984 में। अभी वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, लेकिन हो सकता है कब क्या पूछ लिया जाए, तो एक नज़र इसको देख लीजिएगा। फिर प्रदेश में कुल 6 औद्योगिक न्यायाधिकरण हैं। कहाँ कहाँ पे हैं, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर और गोरखपुर में। प्रदेश में कमर्शियल कोर्ट गठित किया गया है 13 जिलों में और प्रदेश में श्रम न्यायालय आपके 20 हैं। फिर कारागार की बात कर लेते हैं तो प्रदेश में कुल कारागार संस्थाएं हैं आपकी 73 और प्रदेश में संचालित जिला कारागारों की संख्या है 61। प्रदेश में निर्माणाधीन जिला कार्यालय हैं 3, तो ये देख लीजिएगा एक बार कि 3 हैं, वो कहाँ कहाँ हैं, तो प्रयाग, श्रावस्ती और संत कबीर नगर में। और प्रदेश में उप कारागारों की संख्या कितनी है, 2 महोबा और देवबंद में। और प्रदेश में केंद्रीय कारागार कितने हैं, 8, बरेली में 2 हैं, आगरा, वाराणसी, फतेहगढ़, नैनी, लखनऊ और इटावा में 1। फिर प्रदेश में आदर्श कारागार 1849 में इसकी शुरुआत करी गई थी और एक है ये लखनऊ में। प्रदेश में नारी बंदी निकेतन लखनऊ में 1 है। प्रदेश में किशोर सदन अगर देखें तो 1 है, वो कहाँ पे है, अल्पवयस्क कारागार कह सकते हैं इसको हम लोग, और ये बरेली में है। संपूर्णानंद कारागार प्रशिक्षण संस्थान ये आपके लखनऊ में है और इसकी स्थापना 1940 में करी गई थी। फिर प्रदेश का एकमात्र महिला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है, तो ये आपका बरेली में है। और प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार ये आगरा में 1844 में ये बना था। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है, मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एक तरीके से कि प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पे है और या कौन सा है, तो ये आपका आगरा। फिर नियुक्तियां अब तक देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री, ये आपको पूरा जो आपका मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये पूरा सीक्वेंस में याद ही होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप पूरा चार्ट याद कर लीजिएगा कि किसके बाद कौन बना है, कार्यकाल किसका हुआ है, कौन कार्यवाहक हुए हैं, किसके समय में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये सब आपको देखना ही पड़ेगा। तो देख लेते हैं स्वतंत्रता के बाद राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत, राज्य के प्रथम उप मुख्यमंत्री चौधरी नारायण सिंह, फिर राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी, ये सब इम्पॉर्टेंट हैं। राज्य में अब तक की महिला मुख्यमंत्री तो 2 हुई हैं, पहली सुचेता कृपलानी और दूसरी आपकी सुश्री मायावती जी। फिर वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो योगी आदित्यनाथ। तो स्वतंत्रता के बाद व्यक्ति के रूप में ये कौन से हैं, तो 21वें। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पे रहने वाले सीएम अगर हम बात करें तो योगी आदित्यनाथ, सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती, ये 4 बार।
देखिए, दो ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद सर्वाधिक बार अगर पूछे तो मायावती जी हैं, ये 4 बार बनी है। लगातार सर्वाधिक समय तक पद पर रहने वाले अगर सीएम पूछे तो वो आपके हैं योगी आदित्यनाथ। तो दोनों में आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये दोनों आसी पास रख के याद कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री, तो वो उत्तर प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री थे जो देश के प्रधानमंत्री भी हुए हैं? तो वो आपके हुए हैं चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह। राज्य की प्रथम राज्यपाल की अगर बात करें तो ये आपका श्रीमती सरोजनी नायडू। अगर इनका टाइम पीरियड देखें तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक ये रही हैं। फिर राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल की अगर बात करें तो ये भी आपकी श्रीमती सरोजनी नायडू ही होंगी। तो राज्य की प्रथम राज्यपाल भी हैं और राज्य एवं देश की प्रथम महिला राज्यपाल भी यही है। फिर सर्वाधिक बार राज्यपाल अगर पूछें, ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो श्री मोहम्मद शफी कुरैशी व BL जोशी, ये 2 बार बने हैं। वर्तमान राज्यपाल अगर देखें तो आनंदीबेन माफत भाई पटेल, ये 2019 से हैं। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधान परिषद सभापति अगर देखें तो चंद्रभान, और विधान परिषद के वर्तमान सभापति श्री कुंवर मानवेंद्र सिंह। और स्वतंत्रता के बाद प्रथम विधानसभा अध्यक्ष की बात करें तो राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। और सर्वाधिक बार विधान सभा अध्यक्ष की बात करें तो श्री आत्माराम गोविंद खेर व केशरीनाथ त्रिपाठी। ठीक है, तो आपको यहाँ के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा के सदस्य, ये सब पूरा चार्ट ही एक बार देखना पड़ेगा। फिर वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना। विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किसने किया है? तो श्रीपति मिश्र व बनारसी दास ने। सर्वाधिक बार विधानसभा अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री आत्माराम गोविंद खेर और केशरीनाथ त्रिपाठी जी बने हैं। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? सतीश महाना। और विधानसभा अध्यक्ष व मुख्यमंत्री पद को सुशोभित किसने किया है? कि विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, साथ में मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ये रहे हैं श्रीपति मिश्र व श्री बनारसी दास। ठीक है, फिर प्रथम मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट के अगर हम बात करें तो ये न्यायमूर्ति श्री वाल्टर मोर्गन। वर्तमान मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट तो ये आपके न्याय प्रीतिकर दिवाकर। ठीक है, तो प्रथम अगर पूछ रहे हैं तो आपके वाल्टर मोर्गन जी हैं। अगर वर्तमान पूछ रहे हैं तो आपके हैं प्रीतिकर दिवाकर। प्रथम लोकायुक्त जो है वो आपके विश्वंभर दयाल है। वर्तमान यानी 7वें लोकायुक्त अगर बात करें तो श्री संजय मिश्र जी हैं। तो अगर पूछा जाए कि अभी कितने नंबर के, या ये पूछा जाए कि श्री संजय मिश्र जी कितने नंबर में या कौन से लोकायुक्त हैं, तो 7वें हैं। और वर्तमान पूछा जाए तो भी आपके श्री संजय मिश्र जी हैं। अगर प्रथम पूछा जाए तो विश्वंभर दयाल जी आपके प्रथम हैं। फिर प्रमुख संगठन की बात कर लेते हैं तो नागरिक सुरक्षा संगठन का गठन किया गया है। कब? 1962 में। प्रदेश में न्यायिक सुरक्षा केंद्र स्थापित किया गया है तो जिलों की संख्या 17 है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बात करें तो 2005 में स्थापित हुआ था और इसके का जो अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री ही होता है। उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन निधि की बात करें तो 1200 करोड़ रुपए इसमें खर्च होंगे। उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन अगर बात करें तो 9 मार्च 1993 को हुआ है। और उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का गठन आपका हुआ है 1994 में। राज्य मानवाधिकार आयोग का
गठन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये आपका हुआ है 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य सूचना आयोग का गठन हुआ है 14 सितंबर 2005 में। राज्य महिला आयोग का विधिवत गठन हुआ है अगस्त 2004 में। और राज्य सुरक्षा आयोग का गठन अगर देखें तो 12 जुलाई 2013 को हुआ है। और इसका अध्यक्ष कौन होता है? सीएम होते हैं। तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है कि अध्यक्ष कौन होगा ये, और स्थापना कब हुई है। और उत्तर प्रदेश राज्य बाल प्राधिकरण बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन हुआ है 2013 में। एनआरआई विभाग का गठन प्रवासी भारतीयों के लिए किया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। कब किया गया है? तो 18 जुलाई 2014। उत्तर प्रदेश माइग्रेट रिसोर्स सेंटर यानी प्रवासी भारतीयों की सुविधा हेतु ये बनाया गया है। और ये कहाँ पे है? तो ये आपके लखनऊ में ही है। फिर केंद्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी शासन प्रशासन की संस्थात्मक प्रणाली लागू है, जिसके 3 मुख्य अंग हैं: कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। ठीक है, तो आपकी जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन होगा? कार्यपालिका में राज्यपाल, मंत्री परिषद, सचिवालय, निदेशालय, महाधिवक्ता। ठीक है, फिर विधानमंडल में कौन आएगा? विधानमंडल में आपके आएंगे राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। फिर न्यायालय में आपकी न्यायपालिका आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्यपालिका की। ठीक है, तो केंद्र की तरफ, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो चाहे आपका कहीं भी, तो ये 3 ही काम करेंगे कि एक तो नियम बनाएगा, दूसरा उसका पालन करेगा और तीसरा अगर उसका पालन नहीं कर रहा तो दंड की व्यवस्था करेगा। तो ये तो ज़रूरी है। तो हमारे राज्य में भी ये है। तो अभी हम सबसे पहले कार्यपालिका की बात कर लेते हैं। तो राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राजाध्यक्ष की व्यवस्था है, जिसे राज्यपाल या गवर्नर कहा जाता है। राज्यपाल राज्य सरकार शब्द का बोध कराता है और राज्य की कार्यपालिका शक्ति इसी में निहित होती है। यानी राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राज्यपाल में। और केंद्र की राज्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में। और राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा। तो राज्य का संवैधानिक प्रमुख यहाँ पे राज्यपाल होगा, जैसे केंद्र का संवैधानिक प्रमुख आपका राष्ट्रपति होता है। तो विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय वास्तविक प्रमुख यही होते हैं। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति और राज्य का प्रथम नागरिक होता है। यानी जो राज्य के विश्वविद्यालय होंगे उनके कुलाधिपति होंगे और राज्य के प्रथम नागरिक होंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य के प्रथम नागरिक कौन होंगे, तो आपके गवर्नर या राज्यपाल होंगे। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए कि देश का प्रथम कौन होगा, तो आपके राष्ट्रपति होंगे। और ये अगर विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति की बात करें तो ये भी आपके राज्यपाल ही होते हैं। और राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपके राज्यपाल में निहित होती है और यही राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होते हैं। क्लियर हो गया? तो कार्यपालिका शक्ति का अगर हम पूछें तो राज्यपाल केंद्र के राष्ट्रपति की तरह उत्तर प्रदेश में भी एक राज्याध्यक्ष की व्यवस्था की गई है। और जो आपकी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होगी? राज्यपाल में। और अगर कार्यपालिका शक्ति निहित है तो जाहिर सी बात है वो संवैधानिक प्रमुख होगा। संवैधानिक प्रमुख होगा इस वजह से ये प्रथम नागरिक भी होगा। क्लियर हो गया? यानी राज्यपाल का क्या है? एक तो कार्यपालिका शक्ति उसके अंदर में है, दूसरा क्या है? संवैधानिक प्रमुख है, तीसरा क्या है? ये कुलाधिपति होगा विश्वविद्यालयों का, चौथा क्या है कि ये प्रथम नागरिक भी होंगे। राज्यपाल की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए। राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्ष के लिए होती है। किसके द्वारा होती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। क्लियर हो गया? और वह उसी की इच्छा पर्यंत पद धारण करता है। राष्ट्रपति जब चाहे उसे पद से हटा सकता है। समझ में आ रहा है?
ये कोई ज़रूरी नहीं है यूपी स्पेशल में ही पूछा जाए, आपके पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो किसके में निहित होगी? वो आपके राज्यपाल में निहित होगी, और यही हमारा संवैधानिक प्रमुख होगा, और यही विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होगा, यही जो है प्रथम नागरिक होगा। और इसकी नियुक्ति 5 वर्ष के लिए की जाएगी, किसके द्वारा? देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा करी जाएगी, और राष्ट्रपति जब चाहे उनको अपने पद से हटा सकते हैं। फिर राज्य के महाधिवक्ता, लोकायुक्त, इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति आपके राज्यपाल करेंगे। और मंत्री परिषद अनुच्छेद 164 के अनुसार राज्यपाल सर्वप्रथम मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अब राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेंगे, ये किस अनुच्छेद में है? 164। तो जो 164 है वो मंत्री परिषद यानी आपके जो मुख्यमंत्री हैं उनकी नियुक्ति से संबंधित है, ठीक है। तो 164 में कहा गया है, या अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति करी जाएगी, और उसकी सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति होगी, एवं अनुसूची 3 के अनुरूप पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। और अनुसूची जो आपकी 3 है वो ये कहती है कि पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी किसके द्वारा? तो वो आपके राज्यपाल के द्वारा। किसको? मंत्री, जो आपका मुख्यमंत्री होंगे वो, और उनकी जो मंत्रिपरिषद होगी उनको। मंत्री पद पर नियुक्त होने के लिए दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना इनके लिए जरूरी है। यानी अगर आपको मंत्री पद पर नियुक्ति चाहिए तो दोनों सदन में से किसी एक सदन का आपको सदस्य होना होगा, और यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के भीतर उसे किसी एक सदन की सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। साथ में आपको ये भी दिया गया है कि 6 महीने आप चाहो तो ले लोगे, तो अगर ले लोगे तो आप जो है मंत्री पद के लिए नियुक्त हो सकते हो। राज्य मंत्री परिषद ही राज्य में वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करती है। तो अगर वास्तविक कार्यपालिका की बात करें तो कौन करेगा? जो आपकी राज्य की मंत्री परिषद होगी। जैसे केंद्र की जो मंत्री परिषद होती है वही वास्तविक होती है, उसी तरह से राज्य की जो मंत्री परिषद होगी वही वास्तविक कार्यपालिका का कार्य करेगी। यही विधानमंडल की पद प्रदर्शक तथा शासन की धुरी होती है। फिर मुख्यमंत्री की बात करते हैं तो राज्य कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होगा वो आपका होगा मुख्यमंत्री। वह राज्य शासन का कप्तान होता है, और उसके कार्यों एवं दायित्वों की दृष्टि से उसे प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। क्लियर हो गया जी? यानी प्रधानमंत्री पूरे देश का देख रहा है, तो आपके जो मुख्यमंत्री होंगे वो अपने अपने राज्य को संभालेंगे। फिर सचिवालय, राज्य की वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के सदस्य जनप्रतिनिधि होते हैं, और वे शासन की गुणवत्ताओं से अवगत हों। यह आवश्यक नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि वो शासन की गुणवत्ता उनको पता ही हो, इसलिए आवश्यक प्रशासनिक सहायता एवं परामर्श के लिए मुख्य सचिव की नियुक्ति होती है। भाई लोग चुन के इधर उधर से चले गए तो उनको तो पूरी नॉलेज है नहीं, तो जो वहाँ पर्टिकुलर होगा व्यक्ति वो होगा आपका मुख्य सचिव, जो इनकी सहायता, शासन चलाने में इनकी सहायता करेगा और इनको परामर्श भी देगा कि आप ऐसा करिए, ठीक है। और एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय का गठन किया गया है जिसे राज्य सचिवालय कहा जाता है, और ये विशुद्ध आपका एक प्रशासनिक जो निकाय है वो है आपका राज्य सचिवालय। सचिवालय के थ्रू मुख्य सचिव होगा और वो जो है आपके कार्यपालिका की मदद करेगा शासन चलाने में। राज्य सचिवालय के प्रशासनिक अध्यक्ष जो हैं वो होंगे मुख्य सचिव, और प्रत्येक विभाग के सचिव को शासन सचिव कहा जाएगा।
यानी राज्य सचिवालय, कई सचिवालय हैं, तो राज्य सचिवालय का जो प्रशासनिक अध्यक्ष होगा वो होगा मुख्य सचिव। और प्रत्येक विभागों के जो सचिवालय होंगे, सचिव होंगे सचिवालय के, तो वो जो है कहलाएंगे शासन सचिव। तो ध्यान रखिएगा, शासन सचिव यानी विभाग सचिव, और सारे विभागों का जो सचिव होगा वो आपका कहलाएगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव, राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव का पद प्रशासनिक पद सोपान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वह राज्य कैडर में आईएएस का वरिष्ठतम अधिकारी होता है और राज्य प्रशासन की धुरी है। कार्यकारी विभाग यानी निदेशालय, फिर बात करते हैं कार्यकारी विभाग यानी निदेशालय की। तो राज्य प्रशासन में मंत्री परिषद, राजनीतिक प्रमुख होंगे, सचिव और सचिवालय ये आपके प्रशासनिक प्रमुख होंगे। इसके बाद तीसरा अवयव आपका होगा कार्यकारी विभाग या निदेशालय। ऊपर के दोनों अवयवों का संबंध नीति निर्माण से है, जबकि कार्यकारी विभाग क्रियान्वयन के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार संस्था है। मंडल, जिला, तहसील व ब्लॉक प्रशासन राज्य के विभिन्न विभागों की कार्यात्मक इकाई नीचे तक फैली होती है और सबके अपने विभाजन स्तर होते हैं। यानी विभाजन रहेगा तभी तो कार्य सुचारू रूप से चलेगा। महाधिवक्ता, फिर बात करते हैं महाधिवक्ता की। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा होगी? तो राज्यपाल के द्वारा। इसकी कोई अवधि नियत नहीं है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और इस पद पर नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। पहली चीज भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता क्या है? 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य में जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य उसने किया हो। ठीक है, तो दो ध्यान रखिएगा, भारत का नागरिक होने के साथ साथ 10 वर्ष से अधिक समय से न्यायिक कार्य में वो जुड़ा हो या कम से कम 10 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य उसने किया हो। यह विधि विषयों पर राज्यपाल को सलाह देता है। विधि के विषयों पर राज्यपाल को सलाह कौन देगा? आपका महाधिवक्ता। एवं राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विधि संबंधी कार्यों का संपादन करेगा। वह सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। ठीक है, अब इसका क्या है कि सदन में भाग तो लेगा और बोलेगा भी, लेकिन मतदान नहीं करेगा। तो ध्यान रखिएगा कि मतदान कौन नहीं करेगा? तो वो आपका कौन नहीं कर रहा है? आपका महाधिवक्ता नहीं करेगा। क्लियर हो गया? फिर बात करते हैं विधानमंडल की। कार्यपालिका समझ में आ गया। फिर हम चलते हैं विधानमंडल की ओर। तो राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था करी गई है, जिसके 3 अंग हैं: राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक है, अब विधानमंडल के भी 3 हैं। कौन कौन से हैं? पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा है आपका विधानसभा और तीसरा कौन सा है? विधान परिषद। क्लियर हो गया? तो राज्य में विधि निर्माण के लिए विधानमंडल की व्यवस्था करी गई है और इसके भी 3 अंग हैं। पहला है आपका राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा, तीसरा है आपका विधान परिषद। राज्यपाल विधानमंडल में सबसे ऊपर होगा। राज्यपाल का स्थान है और उसके हस्ताक्षर के बिना, ध्यान रखिएगा कि जब तक राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं करेगा कोई कानून परिवर्तन में नहीं आ सकता। राज्यपाल सदनों के अधिवेशन आहूत करेगा। सदनों का अधिवेशन कौन बुलाएगा? तो आपका राज्यपाल बुलाता है। सत्रावसान करता है, विधानसभा का विघटन करेगा, दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा, निम्न सदन में बजट रखवाएगा,
साक्ष्यों के निहर्ताओं का विनिश्चय करेगा, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजेगा। जब विधेयक जाएंगे वही तो कानून बनेंगे, तो विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजने के लिए आरक्षित रखेगा। और विशेष परिस्थिति में जब सदन सत्र न हो तो अध्यादेश जारी करेगा। और ये सभी राज्यपाल के विधायी कार्य हैं। तो राज्यपाल के विधायी कार्य कौन कौन से हैं? पहला, हस्ताक्षर करेगा, यानी अगर कानून में प्रवर्तन करना है तो क्या होगा, कानून बनना है या उसको चेंज करना है तो कानून में प्रवर्तन का काम करेगा, पहला। दूसरा क्या करेगा, दोनों सदनों के अधिवेशन बुलाएगा, अधिवेशन बुलाने का काम करेगा। फिर सत्रावसान करेगा। फिर 3 काम ये हो गए। चौथा क्या करेगा, विधानसभा विघटित कर सकता है। ये विधानसभा आपकी विघटित करेगा। कौन करेगा, तो राज्यपाल। और दोनों सदनों का अभिभाषण भी करेगा। निम्न सदन में बजट रखेगा। तो निम्न सदन में कौन बजट रखता है, बजट। तो निम्न सदन में बजट रखने का काम भी आपका राज्यपाल करेगा। और साक्ष्यों की निहर्ताओं का विनिश्चय करेगा, विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजेगा या भेजने के लिए आरक्षित करेगा। और सदन सत्र ना होगा तो अध्यादेश भी ये जारी करेगा। तो ये सब इनके काम हैं। तो ये थोड़ा सा सीरियस होकर के याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका यहीं पूछा जाए, वो एज ए पॉलिटी में भी इसको पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। फिर विधान परिषद उच्च सदन के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य विधान परिषद का गठन किया गया है। वो कब किया गया है, तो 1937 में किया गया है। और वर्तमान में इसमें कुल जो सदस्य हैं वो 100 हैं, जैसा मैं इससे पहले बता चुकी हूँ। तो विधान परिषद जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये कौन सा सदन है, उच्च सदन है। तो उच्च सदन और निम्न सदन, तो उच्च सदन कौन सा होता है, विधान परिषद, ठीक है। इस परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो किसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये जो परिषद है इसका निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होगा। देख लीजिए, पहली चीज क्या बताई हमने, विधान परिषद ये क्या है, उच्च सदन है। और इसका गठन, तीसरी चीज क्या बताई कि गठन हुआ है 1937 में। चौथी चीज क्या बताई कि इसकी सदस्य संख्या है 100, ठीक है। 4 क्वेश्चन यहाँ आपके तैयार हो रहे हैं कि विधान परिषद उच्च सदन है, इसका गठन 1937 में हुआ है और इसमें कुल जो सदस्य हैं वो हैं आपके 100 या 100। फिर विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होगा, ये नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे ये, और एक निर्वाचक मंडल द्वारा इसका निर्वाचन किया जाएगा। और कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा और 1/3 नगर निकायों, जिला वार्डों एवं स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा और 1/12 विश्वविद्यालय के कुल के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा और 1/12 जो होगा वो माध्यमिक से ऊपर के शिक्षण संस्थाओं के अध्यापकों द्वारा तथा शेष जो है 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से निर्देशित किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अप्रत्यक्ष रूप से किसका निर्वाचन होगा या इनका निर्वाचन नगर निकायों द्वारा कितना होगा, तो 1/3, ठीक है। कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 अगर बोले तो विधानसभा से, 1/3 बोले तो नगर निकाय से। देखिएगा, विधानसभा से 1/3 चुने जा रहे हैं, लेकिन 1/3 जो है वो नगर निकाय, जिला, वार्ड और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चुने जाएंगे। क्लियर हुआ। 1/3 भाग विधानसभा के सदस्य होंगे, उनके द्वारा चुने जाएंगे, लेकिन 1/3 भाग में नगर निकाय, जिला, वार्ड और स्थानीय प्राधिकारी इसमें होंगे शामिल। फिर
1/12 जो है विश्वविद्यालय के जो 3 वर्ष के से अधिक पुराने स्नातक होंगे उनके द्वारा चुना जाएगा। तो कितने वर्ष के स्नातक होने चाहिए? तो 3 वर्ष पुराने होने चाहिए। इनको कितना चुनाव में भाग लेना है? कितने? तो 1/12। ठीक है। फिर अगर पूछा जाए कि 1/12, ध्यान रखिएगा, 1/12 विश्वविद्यालय से और 1/12 माध्यमिक से ऊपर की जो शिक्षण संस्था के अध्यापक होंगे उनके द्वारा, और जो शेष बच रहा है 1/6 भाग, इन सदस्यों को राज्यपाल के द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों के नाम से नाम निर्देशित किया जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये सब याद रखिएगा कि कितना विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, कितना नगर निकाय, जिला, वार्ड और स्थानीय प्राधिकारी, विश्वविद्यालय से के पुराने स्नातक जो होंगे वो शामिल हैं कि नहीं हैं, या कितने वर्ष पुराने होते हैं, या कितना भाग है, तो 1/12। उसी तरह से माध्यमिक से ऊपर के जो शिक्षण संस्थाएं होंगे उनके अध्यापक भी इसमें भाग लेते हैं कि नहीं, तो लेते हैं। तो लेते हैं कि नहीं, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। कितना लेते हैं वो भी पूछा जा सकता है, या ये भी पूछा जा सकता है कि राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम कितने % को निर्देशित किया जा सकता है, तो 1/6 भाग। फिर यह एक स्थानीय सदन है। ठीक है। पहली चीज, चुनाव प्रत्यक्ष होगा। कौन कौन कितने % लेते हैं वो ध्यान रखिएगा, या कुल सदस्यों का कितना भाग किस किस के द्वारा चुना जाता है वो ध्यान रखिएगा। और फिर एक मुख्य विशेषता, ये अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। ये स्थायी सदन है जिसके 13 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक है, हटेंगे नहीं, सेवानिवृत्त होंगे। कितने? 13 सदस्य। और प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का। क्लियर हो गया? तो स्थायी सदन है, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, 13 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होंगे, और कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष का। और 1/6 भाग सदस्यों को राज्यपाल द्वारा व्यक्तियों को नामोन्नीत करने के लिए ये निर्देशित कर सकते हैं। ठीक है। और जो हमारे पॉलिटी के टीचर हैं तो वो आपको विधानसभा, विधान परिषद, ये सब अलग अलग करके समझा देंगे, तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैं यूपी स्पेशल बता रही हूँ, इसलिए इसके मेन जो कंटेंट है वही आपके साथ साझा कर रही हूँ। फिर इस सदन का सदस्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो पहली चीज़, ये भारत का नागरिक हो, 30 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो और निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ करता हो। क्लियर हो गया? तो 3 इनके आयु देख लीजिएगा, 30 वर्ष, भारत की नागरिकता इसके होनी चाहिए, और जो निर्धारित प्रारूप है उसके अनुसार वो शपथ करता हो। फिर ये स्थायी सदन है और अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। विधान परिषद के सदस्य अपने ही सदस्यों में से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। और ये क्या करेंगे? विधान परिषद के सदस्य अपने ही से एक सभापति और एक उप सभापति का चुनाव करते हैं। फिर विधान सभा, अभी हम लोग बात कर रहे थे विधान परिषद की, अब बात करते हैं विधानसभा की। और लास्ट में जब वीडियो होगा तो विधानसभा, विधान परिषद अलग से मैं बना करके चार्ट आपको दे दूंगी, ताकि इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो और आपके क्वेश्चन गलत ना हो। विधानसभा, इसे निम्न सदन या सामान्य सभा कहा जाता है। तो वो क्या था? वो उच्च सदन था। विधान परिषद ध्यान रखिएगा, कितने? 4 शब्द है और इसमें 2 है, तो 2 क्या है? वो निम्न सदन है, और ये क्या है? उच्च सदन है। भाई संख्या ज़्यादा है, ये ऐसे भी याद कर लीजिएगा, सिर्फ क्लू के लिए बता रही हूँ। तो जहाँ पे परिषद लगा है वो उच्च सदन होगा, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होगा, वो जो है खंडित नहीं होगा। और ये यहाँ पे इसका उल्टा होना है कि विधानसभा निम्न सदन है या सामान्य सभा कहा जाता है। और इसका जो वर्णन है वो संविधान के अनुच्छेद 170 में किया गया है। तो अनुच्छेद 170 किससे संबंधित है? तो विधानसभा से। विधानसभाओं में 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। जो सदस्य संख्या कितनी है? कम से कम 60 और अधिक से अधिक 500।
वर्तमान में अपने प्रदेश में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी अभी डिस्कस किया था 404, 403 इसमें से निर्वाचित हैं और एक एंग्लो इंडियन है। ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क यानी जो 18 वर्ष या ऊपर के होंगे मतों से प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है, और इनका निर्वाचन कैसा होगा? प्रत्यक्ष होगा। यानी जो विधानसभा है वो निम्न सदन है, ये और निम्न सदन है तो इसको सामान्य सभा भी बोला जा सकता है। और इसका जो वर्णन है संविधान का के अनुच्छेद 170 में है और इसमें जो सदस्य संख्या है वो कम से कम 60 होनी चाहिए और अधिक से अधिक 500 होनी चाहिए। और अगर हम अभी अब अपने प्रदेश की बात करें तो हमारे यहाँ 404 सदस्य हैं, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और एक जो है वो एंग्लो इंडियन है। अब इनकी जो आयु होती है वो 18 वर्ष या इससे ऊपर होगी और इनका जो चुनाव होगा वो प्रत्यक्ष रूप से होगा। फिर विधानसभा का सदस्य चुने जाने के लिए क्या क्या अहर्ताएं हैं वो देख लेते हैं। पहली चीज, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब यहाँ पे जो इनकी आयु है वो 25 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, विधानसभा यानी 25 वर्ष और प्रत्यक्ष निर्वाचन और अनुच्छेद 170 विधानसभा से संबंधित जो सदस्य संख्या होगी वो 60 से 500 होनी चाहिए। और प्रेजेंट टाइम में कितनी है? 404 है, जिसमें 403 निर्वाचित हैं और एक एंग्लो इंडियन है। फिर निर्धारित प्रारूप के अनुसार शपथ ग्रहण करता हो और इन अहर्ताओं के अतिरिक्त उसमें निम्न बातें नहीं होनी चाहिए, यानी दिवालिया ना हो, विकृत चित्त का ना हो, कोई लाभ का पद धारण ना करा हो और भारत का नागरिकता उसने खोई ना हो। फिर सदस्य चुने जाने के बाद और पद ग्रहण करने से पहले प्रत्येक सदस्य को राज्यपाल या उसका प्रतिनिधि तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ दिलाएगा। और यहाँ भी जो इसकी शपथ होगी वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत ही होगी। कौन दिला रहा है? राज्यपाल या उनका प्रतिनिधि। राज्यपाल दिला सकते हैं, अगर राज्यपाल नहीं दिला रहे तो जो उनके प्रतिनिधि होंगे वो शपथ दिलाएंगे। राज्य विधानसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होता है, जिन्हें नई विधानसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही चुना जाता है। फिर समितियां, सदनों के पास इतना समय और सुविधाएं नहीं होती हैं कि वे प्रत्येक मामले पर गहनता से विचार कर सकें। अतः सदनों में विभिन्न प्रायोजनों के लिए समितियां बनाने की व्यवस्था करी गई है। अब उनका काम अच्छे तरीके से चले, हर काम को अलग अलग व्यक्ति करे, तो उसके लिए क्या बनाया गया है? समितियां बनाई गई हैं। समितियां दोनों सदनों की अलग अलग तो कुछ संयुक्त होती हैं, कुछ अलग अलग होंगी और कुछ दोनों में ही काम करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद में। नेता विरोधी दल राज्य विधानसभा में द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी जो इस सरकार में सम्मिलित न हो के नेता को विरोधी दल के नेता के रूप में मान्यता देते हुए राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के समान सुविधाएं इनको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो राज्य के कैबिनेट स्तर के मंत्री के रूप में किसको सुविधाएं दी जा रही हैं? राज्य विधानसभा के जो द्वितीय सबसे बड़ी पार्टी होगी उसको। सचिवालय क्या है? तो राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के पृथक पृथक अपने सचिवालय और सचिव होते हैं। उनकी कार्य प्रणाली राज्य सरकार के अन्य सचिवालय और सचिवों से पूर्णतः स्वतंत्र होगी। अब ये जो सचिवालय होंगे राज्य विधानमंडल का जो उच्च सदन है और निम्न सदन है दोनों के अलग अलग होंगे और ये अपने सचिवालय और इनके अपने सचिव होंगे और इनकी कार्य प्रणाली राज्य सरकार के जो अन्य सचिवालय और सचिव होंगे उनसे अलग होती है या पूर्णतः स्वतंत्र होती है। फिर न्यायपालिका। उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक उच्च न्यायालय जिसके नियंत्रण में अनेक अधीनस्थ न्यायालय हैं, जैसे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण या विधिक सेवा समितियां।
तो न्यायालय जो है वो क्या है, उत्तर प्रदेश में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर एक न्यायालय होगा जो क्या कहलाएगा, वो उच्च न्यायालय कहलाएगा। उसके नियंत्रण में क्या क्या होंगे, उसके नियंत्रण में होंगे जिला न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और विधिक सेवा समितियां। क्लियर हो गया। उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का मुख्य अगर पीठ की बात करें तो वो इलाहाबाद में, और खंड पीठ की बात करें तो लखनऊ में। तो अगर उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पे दो हैं, जो मुख्य खंडपीठ है वो इलाहाबाद में है, और मुख्य पीठ जो है वो इलाहाबाद में है, और खंडपीठ आपकी लखनऊ में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1866 में। वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो संख्या है वो 160 है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा होगी, तो ये नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी ध्यान रखिएगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेगा, तो वो आपके राष्ट्रपति करेंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति 62 वर्ष की आयु तक के लिए की जाएगी। तो वर्ष कितना रहेगा, 62 वर्ष। और न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वो पहली चीज़ भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 10 वर्ष तक। दूसरी क्या है कि कम से कम 10 वर्ष तक किसी न्यायिक पद पर कार्य किया हो, इतने वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो, और नियुक्ति के बाद राज्यपाल द्वारा शपथ उसको दिलाई जाती है। तो राज्यपाल इनको भी शपथ दिलाता है। फिर जिला न्यायालय, उत्तर प्रदेश को 75 न्यायिक जिलों में बांटा गया है। तो उत्तर प्रदेश को कितने न्यायिक जिलों में बांटा गया है, तो 75, और जिसमें प्रत्येक जिले का नियंत्रण एक जिला न्यायाधीश के अधीन होगा। यानी प्रत्येक जिले में एक एक जिला न्यायाधीश होंगे, और जिला जज के अतिरिक्त जिले स्तर का एक और न्यायाधीश जिला सेशन जज होता है। तो जो जिला सेशन जज होगा वो जिले स्तर का एक और न्यायाधीश होता है, वो होता है, उसको क्या बोलते हैं, जिला सेशन जज। इन दोनों जजों की नियुक्ति कौन करेगा, उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि किसके द्वारा करी जाएगी, तो उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्यपाल के द्वारा इनकी नियुक्ति करी जाएगी। जिला एवं सेशन जज के नीचे के अधीनस्थ न्यायिक सेवा को दो भाग उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा PCSJ और उत्तर प्रदेश उच्चतम न्यायिक सेवा में विश्वत किया गया है। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय एवं लोक सेवा आयोग के परामर्श से की जाती है। ठीक है, इनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। सामान्यतः ऐसी नियुक्तियां प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती हैं, लेकिन जनरली देखें तो एक दो दिया जा सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सामान्यतः ये जो PCSJ की होती है, ये परीक्षा होती है, उसके द्वारा चयनित होकर के जाते हैं लोग। राजस्व परिषद, अब राजस्व परिषद की बात कर लेते हैं। तो राजस्व संबंधी मामलों के अपील एवं सुनवाई के लिए प्रदेश में सबसे श्रेष्ठ न्यायालय राजस्व परिषद है, और ये कहाँ पे है, तो प्रयागराज में है। तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो राजस्व परिषद क्या है, ये राजस्व संबंधी जितने भी मामले होंगे या अपील होंगी उनकी सुनवाई के लिए प्रदेश की सबसे शीर्ष न्यायालय है ये, और कहाँ पे है, ये प्रयागराज में है। पारिवारिक न्यायालय की अगर हम बात करें तो पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1985 के अंतर्गत प्रदेश के समस्त मंडलीय मुख्यालयों में एक एक पारिवारिक न्यायालय की स्थापना करेगी, परंतु वादों की संख्या के आधार पर लखनऊ एवं कानपुर में, ठीक है, दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं। तो कहाँ पे दो पारिवारिक न्यायालय स्थापित किए गए हैं, वो है लखनऊ और कानपुर। वैसे हर जगह एक एक हैं, लेकिन लखनऊ और कानपुर में दो आपके पारिवारिक न्यायालय हैं। क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं लोक अदालत की। अब लोक अदालत का वर्णन किस में है, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निदेशक तत्वों में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया है, वो है आपका 39 क।
इसमें समाज के जो कमज़ोर वर्ग हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई। तो राज्य के या समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो वो आपका अनुच्छेद है 39 का। 39 का याद रखिएगा, ठीक है। 39 का ये किससे संबंधित है? ये आपका समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता से संबंधित है और नीति निर्देशक तत्वों में इसको जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। और संशोधन कौन सा है? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो लोक अदालत 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में 39 का जोड़ करके समाज के कमज़ोर वर्गों के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करता है। इसी धारा के तहत प्रदेश सरकार द्वारा 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 पारित किया गया। इस अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर पर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई। अब अधिनियम 1987 इसके तहत उत्तर प्रदेश में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना करी गई है, ठीक है। और जिला स्तर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की, तहसील स्तर पर तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। और ये जो प्राधिकरण हैं ये लोक अदालतों के माध्यम से न्यायालय में और न्यायालय से बाहर लंबित समस्त प्रकार के विवादों को समाप्त करेंगे और विधिक अधिकारों के प्रति जन जागरण और समाज के निर्बल वर्गों को, जो गरीब हैं या निर्बल हैं, उनको निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में सतत प्रयासरत है। क्लियर हो गया? तो लोक अदालत नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क से संबंधित है और इसके द्वारा जो गरीब लोग हैं या निर्बल लोग हैं उनको निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। मेन ध्यान रखिएगा। और उत्तर प्रदेश में अगर देखें तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिला में जिला विधिक सेवा और तहसीलों में तहसील विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। फिर बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की। और इससे पहले जो हमने पढ़ाया है आपको, तो आपको ग्राम सभा या ग्राम परिषद हो, राष्ट्रपति हो या राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, तो आपको करना क्या है, जैसे हम लोग पहले अंतर नहीं लिखते थे वैसे सबकी योग्यताएं, उनका कार्यकाल कितना होगा, नियुक्ति कैसे होगी और क्या क्या अधिकार हैं, तो ये सारे अगर आप एक दूसरे से कोरिलेट करके लिख लोगे अंतर की तरह, तो सब आपका तैयार हो जाएगा और इजीली आप वहाँ पे करके आओगे। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन गलत होगा, ठीक है। तो अब फिर आप बात करते हैं पंचायती राज प्रणाली की। तो स्वतंत्रता के बाद जो आपका संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में पंचायतों के लिए उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम कौन सा लाया गया है? 1947 पास किया गया और 15 अगस्त 1947 में पंचायतों की स्थापना शुरू हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कब पंचायतों की स्थापना शुरू हुई है, तो 15 अगस्त 1947 को। 1955 के दूसरे चुनाव के बाद न्याय पंचायत कर दिया गया इसको और 1961-62 में उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 पारित कर त्रिस्तरीय ये जो ग्राम पंचायत होगा, ग्राम पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई, ठीक है। तो ये जो आपकी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला परिषद प्रणाली लागू की गई है, ये किस अधिनियम के द्वारा? तो ये आपका है जिला परिषद अधिनियम 1961 के द्वारा। और ऐसा बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर किया था। और किसकी सिफारिश पे किया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति की। तो ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। चलिए फिर अगर देखें तो 1992 में केंद्र सरकार द्वारा पंचायतों में एक रूपता लाने और समय पर चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक स्थिति इसकी सुधारने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए
कौन सा संशोधन किया गया? तो 73वां संशोधन किया गया। और ये जो 73वां संशोधन हुआ था उसके द्वारा अध्याय 9 जोड़ा गया है और अनुच्छेद 243A और 2430 तक इससे संबंधित विभिन्न व्यवस्थाएं दी गई हैं। यानी 243A से लेकर के 2430 ये जो है किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। क्लियर हो गया? और किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया? तो 73वें। और कौन सा अध्याय जोड़ा गया? तो 9वां। ठीक है, तो 9वां अध्याय किससे संबंधित है? ये आपके पंचायतों से संबंधित है। और अनुच्छेद 73 किससे संबंधित है? वो भी आपका इसी से संबंधित है। फिर 73वां संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत विधि विधेयक 1994 पारित किया गया और जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। तो प्रवृत्त कब हुआ? 1994 से, जिसमें संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति व जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर राज्य के, ठीक है, तो 2 में संशोधन किया गया है। कौन कौन है वो? तो ये आपका है 1947 और दूसरा है आपका 1961। और राज्य में 3 स्तर की पंचायतों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया और साथ ही साथ पंचायतों के गठन, संरचना, SC, ST, BC एवं महिला आरक्षण, निश्चित कार्यकाल, निर्वाचन एवं वित्त आयोग की स्थापना, पंचायतों के कार्य, शक्तियां, उनके उत्तरदायित्व आदि के संबंध में व्यापक व्यवस्था इस अनुच्छेद के तहत करी गई। फिर बात करते हैं जिला पंचायत की। त्रिस्तरीय व्यवस्था में सबसे शीर्ष पर अगर हम देखें तो वो है आपकी जिला पंचायत। इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव कौन करेगा? जिला पंचायत के सदस्यों द्वारा किया जाएगा और इनके विशुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव क्षेत्र की वयस्क जनता द्वारा किया जाएगा और जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी पंचायती राज अधिकारी होता है और जिला पंचायत अपने सदस्यों में से 6 प्रकार की समितियां बनाती है। अब इनके सदस्यों से कितनी समितियां बनेंगी? 6 प्रकार की, जो इस प्रकार हैं। पहला है प्रशासनिक समिति, नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और जल प्रबंधन समिति। फिर बात करते हैं क्षेत्रीय पंचायत की। ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था में द्वितीय स्तर पर है ये, ठीक है। और क्षेत्र पंचायत होता है, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में 1 प्रमुख तथा 1 उप प्रमुख होगा। प्रमुख का चुनाव ग्राम सभा द्वारा चुने गए, जो ग्राम सभा के द्वारा चुने गए क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे उनके द्वारा किया जाएगा। क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के विशुद्ध अविश्वास प्रस्ताव चुने जाने के से 2 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, यानी 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। और ऐसे प्रस्ताव के लिए कम से कम 2/3 सदस्यों की, और अगर इनको हटाना है तो 2 वर्ष के पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, यानी अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन 2 वर्ष के बाद। और बहुमत कितना चाहिए होता है? 2/3 सदस्यों की सहमति। क्षेत्र पंचायत जिला पंचायत ग्राम पंचायत के बीच कड़ी के रूप में कार्य करती है ये, और इस पंचायत का जो सचिव होगा वो होता है BDO। और यहाँ भी वही 6 समितियाँ बनाई जाती हैं जो जिला पंचायत में बनाई जाती हैं। फिर ग्राम पंचायत, ये है सबसे निचले स्तर की पर होगी, ठीक है। तो पहला आपका क्या हो गया? पहला आपका हो गया जिला पंचायत, दूसरा क्या हो गया आपका? क्षेत्र पंचायत, और तीसरा आपका क्या हो गया? ग्राम पंचायत।
तो क्षेत्र पंचायत का क्या है, ये द्विस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम सभा द्वारा चुने जाएंगे, 2 वर्ष के भीतर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है तो कम से कम 2/3 सदस्यों की इसके लिए सहमति चाहिए होती है। और इसमें भी 6 समितियां होंगी जैसे आपकी पहले जिला पंचायत में थी, और इसका जो मुख्य होगा वो होगा वीडियो। फिर ग्राम पंचायत ये सबसे निचले स्तर का होगा, और ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है आपका प्रधान, जिसका चुनाव ग्राम सभा के 18 वर्ष या अधिक आयु के मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाएगा। ग्राम पंचायत के सदस्यों का भी चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, और ग्राम पंचायत का सदस्य या प्रधान चुने जाने हेतु न्यूनतम जो आयु सीमा होगी वो 21 वर्ष होगी। इस पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होता है, और यहाँ भी पूर्वोक्त 6 समितियाँ बनाई जाएंगी। और जो ग्राम वो सचिव होगा, पंचायत का सचिव ग्राम विकास अधिकारी होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो ग्राम विकास अधिकारी है किसका है, ग्राम पंचायत का। अगर आपका वीडियो देखा जाए तो वो आपका क्षेत्र पंचायत का। और यहाँ भी 6 समितियाँ बनाई जा रही हैं जैसे आपके जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत में बनाई गई हैं। फिर नगर निकाय प्रणाली की बात कर लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में नगर स्वायत्त शासन की शुरुआत हुई है 1916 में। नगरों के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम 1916 और संयुक्त प्रांत नगर पालिका अधिनियम 1916 पारित किया गया। इन दोनों अधिनियमों के परिप्रेक्ष्य में राज्य के प्रायः सभी नगरों में यथास्थित नगर निगम, नगर पालिका परिषदें, नगर क्षेत्र समितियां, अधिसूचित क्षेत्र समितियां ये स्थापित की गई हैं। संवैधानिकता के अभाव, नाजुक वित्तीय स्थिति आदि कारणों से ये निकाय समुचित ढंग से ये संविधान के 74वां संशोधन करके एक नया अध्याय 9 का जोड़ा गया है, और अनुच्छेद 34 243 से 243 ZG तक इनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, ठीक है। तो संवैधानिकता के अभाव में वित्तीय स्थिति या आदि कारणों से निकाय समुचित ढंग से काम करता रहे, इसलिए किसमें संशोधन किया गया है, 74वां संशोधन करके नया अध्याय कौन सा जोड़ा गया है, तो 9 का। तो 9 का किससे संबंधित है, नगर निकाय से, और इससे जो अनुच्छेद है वो जो संबंधित है वो है 243P से लेकर के 243 ZG, इससे संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वशासन कानून अधिनियम 1994 नाम से एक नया कानून बनाया गया, और इस अधिनियम में राज्य के संपूर्ण नगरीय क्षेत्र को 3 भागों में विभक्त किया गया है। लेकिन वर्तमान में ये कितने प्रकार के हैं, नगरीय क्षेत्र 4 प्रकार के हैं। नगरों के प्रकारों की घोषणा कौन करेगा, आपका राज्यपाल के द्वारा होगी। फिर नगर निगमों की रचना, एक प्रमुख यहाँ पे होगा मेयर, एक उपमेयर और 3 प्रकार के सभासदों से होगी, और नगर प्रमुख नगर की वयस्क जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, और इसकी सहायता के लिए एक उप नगर प्रमुख 1 वर्ष के लिए सभासदों द्वारा चुना जाता है। नगर प्रमुख 5 वर्ष के लिए चुना जाएगा, और पद ग्रहण करने की तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा तो वह पास नहीं हुआ तो उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक ऐसा प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। फिर सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं, जैसे निर्वाचित, मनोनीत और पदेन। निर्वाचित सदस्य प्रत्येक वार्ड से एक चुने जाएंगे, जिनके लिए यह आवश्यक है कि उनका नाम निर्वाचन सूची में हो और उनकी उम्र 21 वर्ष से कम ना हो तथा विधानमंडल का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। तो कहाँ का सदस्य होना चाहिए, ये विधानमंडल का। फिर
फिर न्यायपालिका परिषद की रचना एक अध्यक्ष यानी जो प्रत्यक्ष निर्वाचित हो रहा है, एक उपाध्यक्ष जो अप्रत्यक्ष निर्वाचित होगा और 3 प्रकार के सदस्यों से होगी। परिषद में निर्वाचित सदस्यों की संख्या सीमा 25 से 55 है। मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 से 5 के बीच होती है और इसमें वार्डों के बजाय कक्ष कहा जाता है। परिषद में समितियों की संख्या 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही यहाँ पे स्थिति होगी। ध्यान रखिएगा, जो वार्ड है वो क्या कहलाएंगे, यहाँ पे कक्ष कहलाएंगे, ठीक है। और परिषद में जो समितियों की संख्या होगी वो 5 से अधिक नहीं होनी चाहिए और अन्य सभी मामलों में नगर निगम जैसी ही स्थिति यहाँ पे भी होती है। नगर पंचायत की बात कर लेते हैं। तो नगर पंचायत में एक अध्यक्ष जो प्रत्यक्ष निर्वाचित, सेम वही कंडीशन चल रही है, ठीक है। एक उपाध्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित और 3 प्रकार के सदस्य होंगे। निर्वाचित सदस्यों की संख्या 10 से कम और 24 से अधिक नहीं हो सकती। तो संख्या एक बार सबकी जरूर ध्यान रख लीजिएगा। और मनोनीत सदस्यों की संख्या 2 या 3 होगी और शेष मामलों में लगभग अगर हम देखें तो निगमों की ही स्थिति यहाँ पे होती है। फिर देख लेते हैं कैसे क्वेश्चन आते हैं एक बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती प्रणाली की सिफारिश की थी, तो अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, वो थी आपकी बलवंत राय मेहता समिति। फिर निम्न में से किसका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, तो इसमें से आप बताइएगा। अभी अभी आप लोगों के साथ ये शेयर भी करी गई है या समझाया भी गया है। तो प्रधान, क्षेत्र प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष या सरपंच या पंच। तो यहाँ पे आप देखिए, जो प्रधान होगा, सरपंच होगा और पंच होगा, इनका जो है निर्वाचन आपका कैसा हो रहा है, प्रत्यक्ष रूप से हो रहा है, ठीक है। फिर निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, आजमगढ़। तो आजमगढ़ में आपका नगर निगम नहीं है। तो नगर निगम वाले जिले हमने अलग से वीडियो में दिया हुआ है, वो याद कर लीजिएगा, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। यानी अगर आप पूरा एक बारी पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह पूछ रहा है। याद तो हमें बहुत होता है, लेकिन होता क्या है कि जब हमें क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है या कैसे पूछा जा सकता है, इसकी प्रैक्टिस नहीं होती है, तो हमारे क्वेश्चन गलत होने की संभावना वहाँ पे ज़्यादा हो जाती है। तो उसको रोकने के लिए साथ में मैं क्वेश्चंस भी लेके आ रही हूँ। तो उस क्वेश्चन को आप पढ़ने और याद करने के बाद सॉल्व करिएगा, ठीक है। फिर उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र शेष बचे हैं, तो ये आपकी जो संख्या है वो है 403। फिर उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त का पद सृजित किया गया कब, तो 1975 में। राज्यपाल के संबंध में क्या सही नहीं है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। यह 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राज्य व्यवस्थापिका द्वारा हटाया जा सकता है। अरे कैसे हटाया जा सकता है, वो तो सबका प्रमुख है ना, तो प्रमुखों को राज्य व्यवस्थापिका द्वारा थोड़ी ना हटाया जा सकता। तो ये आपका सही नहीं है, बाकी ये 3 सही हैं। फिर उत्तर प्रदेश के राजकीय चिन्ह में नहीं है मछलियां, धनुष, तीर, मोर। तो आपको हमने राजकीय चिन्ह बताया था कि एक सर्कल है, सर्कल में यहाँ पे आपका तीर और धनुष है, यहाँ पे आपके 3 लहरें हैं और यहाँ पे मछली है। तो ये जो आपका देखें तो क्या क्या नहीं है, मोर नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका गलत होगा। फिर नेक्स्ट, सूची 1 और सूची 2 को आपको सुमेलित करके कूट का सही उत्तर देना है। तो एक तरफ जनपद है, दूसरी तरफ मुख्यालय है। आप लोगों को जनपद और मुख्यालय याद ही करने पड़ेंगे क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एकदम इनिशियल लेवल का है। तो ये आपसे आशा की जाती है, तो ये तो आपको याद ही होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं 4 जनपद दिए गए हैं, उनके 4 मुख्यालय दिए गए हैं। तो अगर हम बात करें जालौन की, जालौन, तो जालौन का कौन सा बताया था आपको? जालौन का हमने बताया था उरई। तो ठीक है, जालौन का आपका हो गया उरई। और फिर आपका कानपुर देहात का अकबरपुर माती, संत रविदास नगर का आपका था भदोही, और कुशीनगर का आपका था पडरौना। तो अगर आपसे चीज़ें भी पूछी जाए कि कहाँ की कालीन प्रसिद्ध है तो आप क्या बताओगे? संत कबीर नगर अगर दिया है तो यही सही होगा, ठीक है, क्योंकि वो भदोही मुख्यालय है उसका। अगर भदोही नहीं दिया है तो की बात कर रही हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए भी आप लोगों को मुख्यालय याद करने ही पड़ेंगे। तो ये जो ऑप्शन है ए का चौथा, और अगर बी का बात करें तो पहला, और संत कबीर नगर अगर इसकी बात करें सी का तो ये है दूसरा, और अगर डी की बात करें तो ये है तीसरा। तो ये आपका ए आपका सही होगा। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प, अभी अभी हमने आपको बताया है टेसू, गुलाब, नीला कमल या चंपा। तो आप लोगों का क्या था? टेसू या पलाश, ठीक है। फिर अगर आपने सही से वीडियो देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत इजी लग रहे होंगे। फिर राज्यपाल संबंधी निम्न कथनों में से सही का चुनाव आपको करना है। उसे जन्म से भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो, या वह एकाधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो यहाँ पे क्या सही है? यहाँ पे उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो, ये हो सही है। और दूसरा जो है ये आपका है एकाधिक राज्यों का राज्यपाल ये हो सकता है। तो जो आपका होगा वो आपका डी होगा। फिर पंचायती राज एक व्यवस्था है स्थानीय स्वशासन की, जैव संबंधों से समान त्रिस्तरीय प्रणाली की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या पद सोपानिक संरचना की। तो ये जो है आपका पहला, दूसरा, तीसरा सही है। यानी पद सोपान यहाँ पे थोड़ी ना है कि सबसे बड़ा अधिकारी फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ऐसे थोड़ी ना है। तो पद सोपान तो यहाँ पे है ही नहीं। हाँ, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है, फिर जैव संबंधों की समान त्रिस्तरीय प्रणाली है, ये है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया है, तो ये भी सही है। तो ये आपका जो पंचायती राज है वो इसका जो आंसर होगा वो सी सही होगा। फिर कथन ए स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का अंतःखेल कम हो गया, क्योंकि 73वें संशोधन के बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुद्धार हुआ, और सही विकल्प का यहाँ पे आपको चयन करना है। तो यहाँ पे क्या है कि भाई स्थानीय स्तर पर ग्रामीण मामलों के प्रबंधन में राजनीति का जो खेल हो रहा था वो कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि जो 73वां संशोधन लाया गया उसके बाद ग्रामीण स्थानीय संस्थाओं का पुनरुत्थान कर दिया गया। फिर उनका पुनरुत्थान करने के कारण ये जो ग्रामीण मामलों का प्रबंधन था वहाँ पे राजनीति का अंतःखेल खत्म हो गया। तो सही है, ये इससे संबंधित है। क्योंकि वो सही के साथ व्याख्या भी तो कर रहा है, ठीक है। उत्तराखंड गठन से पूर्व राज्य विधान परिषद सदस्यों की संख्या थी, तो ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो थी 108। फिर राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं में आरक्षण है, तो कितना है? तो कुल स्थान का 1/3 भाग। उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेयर होगा क्या? नगर का प्रथम नागरिक होगा, नगर निगम का पदेन सदस्य होगा,
कार्यकारिणी समिति का पदेन सभापति होता है या कार्यपालक मशीनरी का पूर्ण नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे आपका नगर का प्रथम नागरिक होगा मेयर, अभी अभी हमने आपको बताया। फिर नगर निगम का पदेन ये सदस्य होगा, फिर कार्यकारिणी समिति का भी ये पदेन सभापति होता है। तो आपका बी। फिर उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है वो आपको बताना है। तो सारस, मोर, तोता या कोयल। तो क्रॉन्च या सारस अभी अभी आप लोगों से हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे क्योंकि क्रॉन्च नहीं दिया है, सारस दिया है, तो आपका सारस सही है। फिर मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ये जो है लखनऊ में, आगरा में, प्रयाग में या कानपुर में। तो ये आपका कानपुर में। पंचायत चुनाव लड़ने हेतु एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 18, 21, 25 या 30? तो 21 वर्ष। ये एज इट इज याद कर लीजिएगा, एज वाला। प्रदेश के नगरों में मेयर का निर्वाचन होता है नगर निगम के सदस्यों द्वारा, नगर निगम के कार्यकारिणी समिति के सदस्य द्वारा, सीधे नगर के निर्वाचकों द्वारा या निगम में सबसे बड़े राजनीतिक दल के सदस्यों द्वारा। तो सीधे नगर के निर्वाचकों के द्वारा इनका निर्वाचन होता है। फिर राज्य के 17वीं विधानसभा चुनाव में महिलाएं निर्वाचित हुई हैं कितनी? तो 42। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं? तो आपका जो नहीं रहे हैं वो नित्यानंद स्वामी जी नहीं रहे हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन एक सही नहीं है? उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त कर ली है। नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, ये वाला। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक अलग कानून है। तो अभी हमने आपको बताया, तो उत्तर प्रदेश में कुछ नगरों में नगर निगम की हैसियत प्राप्त हुई है, सही है। कुछ नियम हैं जिनके आधार पर नगर निगम का सृजन किया जाता है, हाँ सही है, नियमों के आधार पर ही तो करेंगे। और उत्तर प्रदेश में नगर निगमों के लिए एक कानून है, ये भी सही है। तो गलत आपका ये वाला है कि नगरों को एक निगम की हैसियत राजनीतिक कारणों पर दी जाती है, नहीं। ठीक है, राजनीतिक कारण यहाँ पे नहीं होंगे। अब तक उत्तर प्रदेश में कितनी महिलाएं मुख्यमंत्री रही हैं? अभी अभी हमने आपको बताया 2। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्यालय है तो नोएडा में। फिर उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो अभी अभी हमने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश जो दिवस है वो जनवरी में मनाया जाता है। तो वो जो तारीख है वो आपकी है 24 जनवरी। ये आपका पूरा हो चुका है। आप पूरा पढ़ के याद कर लीजिएगा। अगर आप इतना पढ़ लोगे तो इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाने वाला है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ढेरों किताबों का बंडल लगा दीजिए और फिर पढ़ाई करिए, नहीं। एक किताब को पहले अच्छी तरीके से कहते हैं घोट के पी लीजिए। तो घोट के मीन्स उस तरह नहीं पीना है। घोट के पीने का मतलब यह है कि जो उसके कंटेंट है वो सारे आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है, एक एक किताब पे 2 बुक सफिशिएंट हैं। इससे ज़्यादा पढ़ने की यूपी के लिए अभी प्रेजेंट टाइम में तो ज़रूरत नहीं ही है। तो इतना आप तैयार करिए और इससे आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और जो नेक्स्ट चैप्टर वो मैं आपको अध्याय 2 संग्रहालय, संगठन, संस्थान, स्थल, पार्क और सिटी पढ़ाऊँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।